अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं वेब सोल मेंटर। मेरा नाम बिलाल असगर है। HTML के हवाले से हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जो सबसे पहले हमारा हेडिंग का टैग आएगा, तो हम इसमें देखते हैं कि हेडिंग टैग HTML में कितने होते हैं। HTML है 6 लेवल ऑफ हेडिंग्स, तो इसमें 6 टाइप या 6 लेवल होते हैं हेडिंग के। और जिसमें सबसे पहले जो आता है वो होता है H1 का टैग। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में लिखा भी हुआ है कि उसको हमने किस तरह से लिखना है H1, और टैग के अंदर यानी लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर H1 आएगा, और क्लोजिंग के अंदर H1 से पहले हम फॉरवर्ड स्लैश को लिखेंगे। तो नाज़रीन, ये जो हमारा H1 है, इसका जो पिक्सल हाइट होती है वो होती है 32 पिक्सल। और अगर हम इसको देखें EM के फॉन्ट में, EM जो है ये मोस्टली CSS को जब हम स्टाइलिंग करते हैं तो तब यूज होता है, तो हम इसको मजीद उसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जो 1 EM होता है वो 16 पिक्सल के बराबर होता है। तो H1 की जो हाइट होगी वो 32 पिक्सल होगी, और अगर EM में देखें तो 2 EM होगी। दूसरे लेवल पे आ जाता है H2, और H2 की जो हाइट होगी वो होगी 1.5 यानी 24 पिक्सल। इसी तरह से H3 है, H4 है, H5 है और H6 है। ठीक है, H3 में आ जाती है 18.72 पिक्सल, और H4 जो है वो 16 पिक्सल। इसके बाद H5 जो है ये 13.28, और जो H6 है वो है 10.72 पिक्सल। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जो जो हमारे टॉपिक आएंगे, हम साथ साथ उनको प्रैक्टिकल करते हैं उनका, और साथ ही उनको थ्योरी में ले लेंगे। तो चलें जी, हमारी वही फाइल यहाँ मैंने ओपन की हुई है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर बनाई थी, बेसिक सिंटैक्स के नाम से। तो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स था। यहाँ टाइटल में आज मैंने लिखा है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और बॉडी टैग में आ जाते हैं। तो ये जो हेलो वर्ल्ड है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको H1 में लिखते हैं, और जी ये होगा हमारा H1। इसी तरह से हम लिख लेते हैं H2 भी, H2 this is level 2 heading। तो ये आ जाएगी हमारी H2, H3, इसमें लिख लेते हैं दिस इज लेवल 3 हेडिंग। हम इसको कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ इसको 4 किया, इसको 4 किया और इसको 4 किया। इसके बाद है H5 5, और फिर आ जाएगा H6। तो नाज़रीन, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने बताया था कि ऑल जो टैग्स होते हैं उनको लेस देन और ग्रेटर देन के ब्रैकेट एंगल के अंदर लिखा जाता है। और H1 के लिए हमने H1 लिखा, और क्लोजिंग के लिए फिर लेस देन के साइन के बाद हमने फॉरवर्ड स्लैश को लिखा, और फॉरवर्ड स्लैश के बाद H1 आया। फिर हमने इसको एंगल ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, जिसको हम मैथ में
ग्रेटर देन का साइन भी बोलते हैं। तो ये हमारे हैं टोटल 6 लेवल ऑफ हेडिंग। अब हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल S, और कंट्रोल S करने के बाद हम चलते हैं अपनी फाइल में जहां पे हमने ये इस फाइल को स्टोर किया था। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर बनाया था HTML लेसन। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लेवल आ रहे हैं। ये हमारा H1 है, ठीक है, ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है और ये H5 है। तो जिस तरह से HTML में डिफॉल्ट साइज हेडिंग टैग्स के मुकर्रर किए गए हैं, उस लिहाज से ये सारी हेडिंग्स यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इसमें एक चीज और आपको बताता चलूं कि अगर हम एक ही लाइन के अंदर, अगर हम एंटर नहीं करते, हम एक ही लाइन के अंदर 2 हेडिंग को लिख देते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो देखें कोई फर्क नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हेडिंग टैग है ये फुल स्पेस लेती है एक लाइन की। उसके बाद जो नेक्स्ट, तो अब हम इसके आगे आ जाते हैं कि हमारा जो P टैग है पैराग्राफ का, ठीक है जी, ओपन होता है P टैग से, और जो क्लोज होता है पहले उसमें फॉरवर्ड स्लैश आएगा और बाकी उसी तरह से सेम रहेगा। तो इसका भी वही तरीकेकार होता है कि बाय डिफॉल्ट जो है ब्राउजर जो है पैराग्राफ को शो करता है न्यू लाइन में, ठीक है। अगर हमने नया पैराग्राफ या नया पैराग्राफ का टैग यूज करके अपना कंटेंट उसमें डाला है, तो जो ब्राउजर है एक पैराग्राफ टैग के पूरा होने के बाद लाइन को ब्रेक करेगा और नेक्स्ट लाइन से यानी न्यू लाइन से हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ को शो करेगा। तो आइए हम इसका भी साथ प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ये हमारा है पैराग्राफ और अब हमने डालना है इसमें कंटेंट। तो कंटेंट के लिए मैं आपको बता देता हूं कि इस तरह से आपने ब्राउजर में जाना है और यहां लिखना है लोरम इप्सम। लोरम इप्सम ये एक डमी कंटेंट देती है। इस वेबसाइट से हम अपना एक पैराग्राफ कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद अपने इस पैराग्राफ में लाकर डाल देते हैं, ठीक है। फिर इस पूरे पैराग्राफ को कॉपी किया ताकि हम देख सकें। हमने यहाँ पे 3 पैराग्राफ डाले हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं जी। ये इसकी आउटपुट है। यहाँ देखें कि ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है। हमने कोई लाइन ब्रेक नहीं किया, सिर्फ एक लाइन ब्रेक किया है और उसके साथ उसने एक लाइन खुद छोड़ी है और उसके नीचे से अगला पैरा स्टार्ट हो रहा है। अब हम इसमें भी देख लेते हैं कि क्या ये ब्लॉक टाइप है, क्या ये नई लाइन से स्टार्ट करता भी है या नहीं। तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहां एक पैराग्राफ टैग क्लोज हो रहा है वहीं पे दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया है। तो अब इसकी जो आउटपुट है उसको चेक करते हैं, हमें क्या आउटपुट मिलती है जी। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने पेज को लोड किया, 2-3 बार लोड किया, लेकिन उसके बावजूद पेज को रीलोड करने के बाद भी हमारा जो सेकंड वाला पैराग्राफ है वो न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ का टैग। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या टॉपिक है, बोल्ड एंड इटैलिक, ठीक है जी। बोल्ड के लिए B और इटैलिक के लिए I यूज होता है, ठीक है जी। तो इसको हम पैराग्राफ में यूज करेंगे। ये हमारा एडिटर है, इसको हम लाइन ब्रेक करके लिख लेते हैं ताकि हमें जो है आसानी हो सके।
हमारा है फर्स्ट पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं। हम चाहते हैं लॉरम इप्सम की जो है इसको हम बोल्ड दिखाई दे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। लॉरम इप्सम क्योंकि वेबसाइट का नाम है तो हम इसको बोल्ड दिखाई दे सकें। और इटैलिक में आ जाता है, या हम ये कर लेते हैं इट हैज सर्वाइव्ड। ये इतनी लाइन जो है इसको हम कर लेते हैं इटैलिक के लिए आई टैग। ये लेंगे, इसको हमने किया कंट्रोल एस और हम आ जाते हैं अपने ब्राउजर में और इसको किया हमने रिफ्रेश। तो ये लेंगे, ये हमारा सारे का सारा टेक्स्ट क्यों बोल्ड हो गया, इसको हम देखते हैं। ये लेंगे, ये हमने यहाँ गड़बड़ की थी कि लॉरम इप्सम को हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, इसका जो बोल्ड टैग भी था और यहाँ पे उसको क्लोज नहीं किया था, जिसकी वजह से हमारा सारे का सारा जो कंटेंट था वो बोल्ड हो गया था। हम इसमें यहाँ पे फिर लगा लेते हैं थोड़ा सा ताकि पता चल सके कि क्या डिफरेंस आ रहा है बोल्ड में या नहीं आ रहा। चले हम यहाँ तक कर लेते हैं। ये हमारा आगे बोल्ड और उसके बाद अब हम इसको कर लेते हैं इटैलिक। इंडस्ट्री चलिए जी, सिर्फ हम लॉरम इप्सम को ही ले लेते हैं इटैलिक और इसको किया रिफ्रेश जी। अब आप देख सकते हैं कि वो जो गड़बड़ हुई थी, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ था ठीक से, अभी पेज रिफ्रेश हो गया है। तो हमने पहले लॉरम इप्सम पे लगाया था ये बोल्ड टैग, ये आपको नजर आ रही है कि इतनी बोल्ड हो चुकी है। और उसके बाद हमने इट हैज सर्वाइव्ड नॉट ओनली 5 सेंचुरीज, इस पे हमने लगाया है इटैलिक का अपना टैग। तो वो क्या हो गया है, इटैलिक हो गया है। नीचे वाले पैराग्राफ पे यहाँ पे भी हमने लगाया, इतनी लाइन के ऊपर बोल्ड लगाया है। तो हम देख लेते हैं जी, ये भी बोल्ड हो चुका है, ये आपको डार्क कलर में नजर आ रहा होगा ब्लैक। और उसके बिल्कुल नेक्स्ट हमने लॉरम इप्सम पे इटैलिक लगाया है, तो वो इटैलिक यानी कि थोड़ा सा तिरछा हो गया है। तो ये हमारे थे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से। हमने कर लिए एच हेडिंग टैग कर लिया, पैराग्राफ टैग कर लिया और उसके बाद बोल्ड इटैलिक कर लिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारा इसमें जी ये आ गया है। ये मैथमेटिक के हवाले से इसको बहुत यूज किया जाता है, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। ठीक है, जैसे कि फार्मूले में किसी की वैल्यू में हमने अगर पावर को ऐड करना हो, एक्सपोनेंट को ऐड करना हो, तो ये यूज किया जाता है। अगर हम कहें कि ए बी स्केल लिखना है तो हम इस तरह से सुपर लिखेंगे और यहाँ पे हमने लिख दिया 2। इसको हमने किया कंट्रोल एस और यहाँ पे हमने इसको किया जी। यहाँ पे नाज़रीन आप देख सकते हैं ए बी स्केल आ रहा है। अगर हमने इसी को बनाना हो ए बी होल स्केल, तो यहाँ पे तो हम इसकी ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये लें जी, ए बी होल स्केल। ये आप देख रहे हैं कि सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है, वो नॉर्मल लाइन हाइट से ऊपर उठ जाता है। इसी तरह से हम कहीं पे ऐड कर लेते हैं, केमिस्ट्री का एक फार्मूला रख लेते हैं, जैसा कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रख लिया। तो हमने इस तरह से शो करवाना है बेस के अंदर। तो क्या लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट के लिए सब और सब जी, इसके अंदर लिख देते हैं 2 और इसको किया हमने रिफ्रेश, रीलोड किया पेज अपना। तो ये CO बेस के अंदर आप देखें नॉर्मल लाइन से नीचे की जानिब हट के हमारी जो वैल्यू आ गई है 2 की। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, ये है जी वाइट स्पेस। ठीक है, वाइट स्पेस क्या है हम इसको प्रैक्टिकली पहले देखते हैं।
जैसे यहाँ देखें है और पैराग्राफ के अंदर आप देखें कि मैंने P के बाद 2 लाइन ब्रेक की हैं, ठीक है। इसी तरह से वाइट स्पेस का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो हमें आसानी से रीडेबल फॉर्म में नजर आए। तो हम अपनी मर्जी से क्या करते हैं कि एक से ज्यादा स्पेसेस दे लेते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये बोल्ड कर ली हमने, है तो ये पैराग्राफ के अंदर, और हमने यहाँ पे एक से ज्यादा स्पेसेस दिए हैं। इसी तरह से हमने इटैलिक में भी कर लेते हैं कि जी यहाँ पे हमने स्पेसेस ज्यादा कर लिए अपने, ताकि हमें ये पता चल सके। तो अब वाइट स्पेस की जो सहूलत इसमें मिलती है हमें, वो हासिल होती है। देखिए हमने स्पेसेस ज्यादा दिए हैं, लेकिन जब हम रीलोड करेंगे पेज को, ठीक है, एक से ज्यादा बार कर लें, तो अगर ना होता हो तो क्या किया जाता है कि कंट्रोल R दबा के भी इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, और यहाँ पे देख लें हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, पूरे पैराग्राफ के अंदर कहीं पे भी एक से ज्यादा स्पेस नहीं आया। तो ये होता है वाइट स्पेस, कि अगर हमने एक से ज्यादा स्पेस देने हैं, प्रोग्रामर ने रीडेबल फॉर्म में बनाने के लिए, अपनी आसानी में अपने कोड को देखने के लिए एक से ज्यादा वो स्पेसेस देता है कहीं पे, तो जो ब्राउजर है वो उसको खुद ब खुद ही एडजस्ट कर लेता है, और जितने भी स्पेसेस होते हैं वो सिर्फ उनको मर्ज करके एक ही स्पेस में शो करवाता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी है, अगर कोई इसको रीड करना चाहे, वीडियो को ब्रेक लगा के पास करके इसको रीड कर सकता है। जो भी ये डेफिनेशन, ये जो स्लाइड्स मैंने बनाई हैं, ये आप लोगों की आसानी के लिए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही होगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिमेंटिक मार्कअप, ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम जब HTML5 को करेंगे तो थोड़ा सा हम इसको ये भी देखेंगे कि ये HTML4 और HTML5 में किस लिहाज से इसमें फर्क आता है, तो हम इस सिमेंटिक मार्कअप में देखेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।